नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और कार्यक्रम है मुद्दा, जिसमें हम अहम मुद्दे पर बात करते हैं और आज की खबर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। संयुक्त सम्मेलन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए न्याय के सरल और सुविधाजनक वितरण के लिए रूपरेखा तैयार करने और न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा होगी। न्याय की पहुंच, मुकदमों की लंबितता में कमी और न्यायपालिका में बढ़ती रिक्तियां एजेंडा इसका भी था और चर्चा का एजेंडा ये रहा। मोदी ने कहा कि आज देश में करीब 3.5 लाख कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। इनकी रिहाई के लिए सुनवाई में तेजी आए, मध्यस्थता का ज्यादा इस्तेमाल हो और कानून की भाषा सरल हो, क्षेत्रीय भाषा का ज्यादा इस्तेमाल हो। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संविधान राज्य के 3 अंगों के बीच शक्ति का विभाजन प्रदान करता है और कर्तव्य का निर्वहन करते समय लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि न्यायिक घोषणाओं के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर निष्क्रियता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ में सीजेआई ने बिना बहस के कानून पारित करने के चलन की एक बार फिर निंदा की और कहा कि इससे कानून कमजोर होते हैं। वहीं सीजेआई ने कहा कि ये सरकार सबसे ज्यादा, आज के तारीख में अगर बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो सरकार सबसे ज्यादा केस लड़ती है, यानी कई मामलों में पक्षकार है। अगर पुलिस सही काम करे तो केस भी कम होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जनहित याचिका के गलत इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की और यह संयुक्त सम्मेलन 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। आखिरी बार 2016 में आयोजित हुआ। तब से सरकार ने ई कोर्ट मिशन मोड के प्रोजेक्ट के तहत अदालती प्रक्रियाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कई पहल की। तो कानून व्यवस्था की हम बात करें, न्यायपालिका के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy. The judiciary is also confronted with the issues of the executive willingly transferring the burden of decision making to it. Although policy making is not our domain, but if a citizen comes to the court with a prayer to address his grievance, the courts cannot say no. This August gathering here today is reflective of our collective commitment towards the guiding principles of this government, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. The COVID pandemic has hard hit our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. तो कार्यपालिका और न्यायपालिका चुनौती दोनों के सामने है, लेकिन न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो टकराव दोनों के बीच है उसको कैसे रोका जा सके। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्रा, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सर दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और सर हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले सतीश चंद्रा जी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के बीच का जो टकराव है वो देखा जा रहा है, चाहे जजों की नियुक्ति का मामला हो या फिर उनके प्रमोशन का या ट्रांसफर का मामला हो। ये टकराव क्या मोड़ ले सकता है और क्यों बढ़ रहा है, कैसे इसको संभाला जाएगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है न्यायपालिका और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव, तीन विंग उसके बना करके दिए गए हैं जी। इन्होंने कोई टकराव की कोई बात नहीं है। इनका फंक्शन है वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का है, ताकि किसी की भी जो मोनोपोली ना रहे और उसका मिसयूज ना हो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क वो ये है कि एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अगर कोई लेजिस्लेटिव पास होता है उसको चैलेंज किया सकता है जुडिशरी के अंदर, और जुडिशरी अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसको लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट के अंदर जाकर के उसको फिर ओवर रूल कर सकता है। शाहबानो का केस आपके सामने है ही है, जिसको सुपरसीड कर दिया गया था। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, इसमें कोई टकराव की कोई बात नहीं है जी। लेकिन समन्वय की बात की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लक्ष्मण रेखा के पालन की भी बात कही है, और इसको कैसे समझा गया है कि लक्ष्मण रेखा है क्या? आखिर ये तो उनको डिफाइन करना है कि लक्ष्मण रेखा है क्या। जहां तक है एग्जीक्यूटिव का, जो जुडिशरी रिकमेंडेशन करके भेजती है, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करती है। अगर नहीं फॉलो करती है, सपोज कीजिए जजेस के नाम गए हैं, फॉलो नहीं किए हैं या उनको एक्सेप्ट नहीं है, तो वो वापस आते हैं विद रीजंस। उसके बाद पुनः जो है जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसको जो है रिकंसिडर करता है, और अगर वो दोबारा से भेजता है तो फिर गवर्नमेंट इज बाउंड टू डू सो, फिर तो उसको अप्रूवल मिल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने पहले राउंड के अंदर ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए जी जुडिशरी को। जी प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार सबसे ज्यादा केसों में पक्षकार है। कानून और न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के जो मुताबिक सरकारी विभाग लगभग 46% अदालती मामलों के पक्षकार है। इनमें रिट पिटीशन की प्रतिशत काफी ज्यादा है। ऐसे में इन केसों में कैसे कमी लाई जाएगी, क्या कुछ होगा? रविंद्र जी, सरकार का जब हम बोलते हैं कि सरकार लगभग 49% जो आपने अभी आंकड़ा मुझे बताया कि इतने केसेस के अंदर वो इन्वॉल्व है जी। एक आदमी के लिए सरकार है क्या? पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक वो उनके लिए सरकार है। उसके अलावा आम आदमी सिर्फ सरकार समझता है चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सरपंच, उनके लिए ये सरकार है। शायद आम आदमी को ये नहीं पता है कि सरकार की जब बात करते हैं तो उसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं। अब जो परसेंटेज आपने बताई 48-49%, 48-49% का मतलब ये है किसी भी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पब्लिक के लिए ओपन है। कभी भी आप जाके, और अगर आपको कोई विपत्ति है या आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो अगर आपको आपके कोई ऑर्डर आ गया और उससे आप उसका संज्ञान नहीं लेते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोर्ट में चले जाएं और उसको चैलेंज कर दें ऑर्डर को। तो एक्चुअली क्या है कि उसके कारण से बहुत सारी केसेस होते हैं। ऑब्वियसली जब स्टेट का मामला आता है तो स्टेट पार्टी बन जाती है, अगर नेशनल लेवल का मुद्दा आता है तो उसमें फिर नेशनल लेवल पे वो उसमें रिस्पोंडेंट बन जाते हैं। तो इस कारण से जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए ये नंबर ज्यादा लगता है। अगर वैसे देखा जाए तो आप देखिए ना कितनी बड़ी, व्हेन यू से दैट गवर्नमेंट में कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। सारा देश जो भी है, जो भी इसको सरकारें चला रही हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उनके साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एसोसिएटेड हैं, पीएसयूज हैं, कितनी सारी चीज हैं। तो मेरे हिसाब से वैसे तो ये नंबर ज्यादा है 49%, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें 46%, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो इतना ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है इसके अंदर। अब रही बात ये कि आप इनकी पेंडेंसीज को कम कैसे करेंगे। पेंडेंसी को कम करने के 2-3 तरीके हैं जिससे कि कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी कम हो सकती है। एक तो आजकल बहुत जो मोस्टली कोर्ट्स इस बात का संज्ञान लेती हैं और उसमें कि कभी भी कोई भी अगर केस हुआ है तो उसको बोलते हैं हम ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल, जैसे कि मीडिएशन हो गया, कॉन्सिलिएशन हो गया, मध्यस्थता जिसे हम बोलते हैं। कोर्ट का पहला काम ये होता है, जैसे
138 जो चेक बाउंसिंग के केस होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये हर आदमी के, व्यापारी के या नौकरी करने वाले या किसी भी उसमें रोज बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अब तो कोर्ट्स ने एक स्पेशल कोर्ट्स बना दी हैं जो 138 के केसेस ही देखती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन उनका भी फर्स्ट टाइम पर उनका भी यही एक प्रयास रहता है कि आप पहले जो दोनों पार्टीज हैं उनको मध्यस्थता सेंटर में भेज दें, मीडिएशन सेंटर में भेज दें, वहां अगर वो चाहें आपस में एक दूसरे की बात को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, और अगर वो चाहें कि मैटर को सेटल करें तो वो सेटल कर सकते हैं जी। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो किस तरह के उपाय किए गए हैं? क्या कुछ उपाय की तरफ देखा गया, सोचा गया, इस बारे में चर्चा की गई? रविंद्र जी, उपाय तो है, जैसा कि एक तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, एक पैरेलल प्रयास है सरकार की तरफ से जी, और कोर्ट्स की तरफ से भी, कि इनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अभी पिछले दिनों में जो जजों की नियुक्ति है वो भी काफी बढ़ गई है जी। तो उससे जितने ज्यादा जजेस होंगे, हालांकि अभी भी जो स्ट्रेंथ है जजेस की हर डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर हाई कोर्ट्स वगैरह में अभी भी वैकेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं है, लेकिन काफी सारे केसेस अब वो हो गए हैं, जजेस की नियुक्ति हुई है, और जजेस ज्यादा नियुक्त होंगे तो ऑब्वियसली पेंडेंसी कम होगी जी। चलिए, अगला सवाल सतीश जी से है, डॉक्टर सतीश चंद्रा जी से। चूंकि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या फिर हम कानूनी ढांचा इसको कह लें, इसको सुधारने के लिए ई कोर्ट मिशन की शुरुआत हुई थी, लगभग 18 साल हो गए हैं। ऐसे में ऑनलाइन हियरिंग, ऑनलाइन फाइलिंग जैसी जो व्यवस्था है, वो क्या लगता है आपको कितनी मजबूत हुई है? क्या ये व्यवस्था छोटे शहरों तक भी ठीक तरह से पहुंच पाई है? कितना काम या इसके पीछे अभी बाकी रह गया? देखिए, ये तो कोरोना का वरदान रहा है कि जो ई फाइलिंग या ई हियरिंग की या ई कोर्ट जो लगाए गए हैं वो उसी की वजह से लगाए हैं। उससे पहले तो इसको कोई पसंद ही नहीं करता था, लेकिन आप देखेंगे इनसे जो ई कोर्ट से जो चलता है कोर्ट, उसमें छोटे मोटे केसेस तो हो जाते हैं, जैसे किसी का रिमांड देना है या कुछ छोटे मोटे केस करने हैं, लेकिन जो बड़े केस हैं, लेंथी केस है, उनको तो आर्गूमेंट करना ही पड़ेगा, फिजिकल आर्गूमेंट करना पड़ेगा। फिर आप देखिए जो वकील भाई हैं या जो हमारे एडवोकेट, सबका क्या होगा अगर वहाँ करेंगे तो? क्यों, मान लीजिएगा एक इलाहाबाद का एडवोकेट है, किसी ने वो केस लड़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अब कल को आता है सुप्रीम कोर्ट में तो इलाहाबाद से लड़ लेगा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का क्या होगा उसमें, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री का क्या होगा? तो इसलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाता है देखने से। अच्छा, जो करने वाले हैं, मान लीजिए कोई लंदन में बैठते हैं, वहां से वो 4 जगह कोर्ट कर रहे हैं, कलकत्ता भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहे हैं, और हाई कोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो उसका ज्यादा हो जाएगा कि कमरे में बैठ कर आप कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, चर्चा को एक बात बोलना चाहूंगा। जी जी, मैं आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी जी, मैं इसमें करना चाहूंगा क्योंकि बीते दिनों में काफी जो ये इलेक्ट्रॉनिक वे से और ई कोर्ट्स के माध्यम से जो हो रहा है, मेरा अपना मानना ये, ऑब्वियसली हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, 100% नहीं हो सकती है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है जी। लेकिन एक बात तो है, हम जैसे जो एडवोकेट्स हैं जिनके 3-4 केस रोजाना होते हैं जी, एक जगह पे बैठे हुए आपके अगर दिन में 4 डिफरेंट कोर्ट्स में आपके केसेस हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता था पहले कि आप चारों केसेस को अटेंड कर पाते थे जी। अब क्या है कि अगर आप चारों केसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, एक फिजिकल जो बात है, देखो एविडेंस बिना फिजिकल प्रेजेंस के नहीं हो सकता जी। कुछ पोर्शन है जो होगा ही होगा फिजिकल होना, क्योंकि ये भी बात सच है कि कोर्ट के सामने जितना फिजिकली आप अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है, बहुत सी चीजें जज साहब लोग देखकर भी पता कर लेते हैं कि इसमें सच्चाई किस साइड है। जो लॉ है वो तो है ही है, बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना ये है कि इससे ई कोर्ट्स होने से लाइफ बहुत इजी भी हो गई है जी। आपको बीमारी भी है कई पहले, अब देखिए जैसे आपने पेंडेंसी की बात करी जी, आप मानिए कि एक आदमी बीमार है, फीवर है या कोई जुकाम खांसी है, आजकल जुकाम खांसी हो जाए तो लोग बात सस्पेक्ट करते हैं कोरोना ना हो गया हो। ऐसी स्थिति में अब क्या है कि जैसे अगर आप कोर्ट पे फिजिकली जाएंगे तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन उठा लेगा कि जी इसको हो सकता है कोरोना हो, तो वो पेंडेंसी, देखिए काम तो बढ़ेगा तो पेंडेंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर ई कोर्ट्स हैं, आपके पास अगर खांसी जुकाम है, जेन्युइनली खांसी जुकाम है, या छोटा मोटा फीवर है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम घर में बैठ के और
ई कोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं कोर्ट से, सर्टेनली जो पेंडेंसी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, पेंडेंसी कम होगी। चलिए, मतलब उसका एक सुविधा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो ई कोड जो है वो बहुत सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, सुविधाजनक है लोगों के लिए। मैं जी डॉक्टर शर्मा से जी एग्री कर रहा हूं। जी सतीश जी, हम आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेने, हमें ब्रेक की इजाजत चाहिए आपसे। इसके बाद हम जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त सम्मेलन का मतलब यह है कि सामंजस्य होना, अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जरा भी गतिरोध है तो वो कहीं से भी देश के लिए ठीक नहीं है। और इस गतिरोध को सही करने के लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर पहल यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन देखना यह है कि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है। न्यायपालिका के सामने भी काफ़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आपसी सामंजस्य को बिठाने की कोशिश के लिए ऐतिहासिक पहल की गई, उससे जुड़े कुछ सवाल भी हम जो वहाँ पर उठाए गए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, जस्टिस सतीश चंद्रा जी और प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे पीआईएल को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं, इसके गलत इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की गई है, तो इसमें क्या निहित स्वार्थ है इस मसले पर? पीआईएल के गलत इस्तेमाल को मतलब आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक पीआईएल का सवाल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो जस्टिस भगवती के टाइम से शुरू हुआ था, जो एक पोस्ट कार्ड आया था उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और उसे शुरू किया, उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। जैसे आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि कॉर्पोरेट्स के जो वर्ल्ड के लोग हैं वो राइवल हैं एक दूसरे के लिए और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कोर्ट ने क्या किया है कि इसके ऊपर हैवी कॉस्ट लगानी शुरू कर दी है। नाउ दे आर पुटिंग हैवी कॉस्ट। और हैवी कॉस्ट में क्या होता है, जहां लगता है बोगस है या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो वो उसके अंदर उसका हैवी कॉस्ट लगाते हैं। ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसको बंद तो नहीं कह सकता, लेकिन कोर्ट देखता है कि इसमें कितना गुंजाइश है और कितनी नहीं है। जी जी, प्रदीप जी, आपसे ये सवाल है कि क्या आखिर क्या चीजें यहाँ पर होनी चाहिए पीआईएल को लेकर? क्या निजी स्वार्थ लोगों को नजर आता है, किस तरह से इसको सही किया जा सकता है? देखिए, पीआईएल का मतलब ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ऐसी लिटिगेशन जिसमें जनहित हो, एट पब्लिक एट लार्ज शुड बी बेनिफिटेड, उनका भला होना चाहिए। लेकिन आजकल जैसा जज साहब ने अभी बताया कि लोग अपने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना कर इसको पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह से फाइल कर देते हैं, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, कोर्ट्स आजकल संज्ञान ले रही है इस बात का और हैवी कॉस्ट इसमें लग रही है और काफी हैवी कॉस्ट लग रही है जी। लेकिन एक बात और भी है, जैसे मैंने पहले ही बोला, दोबारा से उस बात को रिपीट करूंगा कि दोनों चीजों के दो पहलू होते हैं जी। चाकू को आप सब्जी काटने के लिए अच्छे प्रयोग के लिए भी लेते हैं, उसी से किसी की मृत्यु का कारण भी वो हो सकता है। इसी तरह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अब आप देखिए कि कोई ऐसा एक मुद्दा है जो गरीब आदमियों से लेकर है काफी, और जनता काफी उससे पीड़ित है किसी चीज को, तो और वो आदमी जो चाहता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है जी। वो कोर्ट के सामने आना चाहता है, सामर्थ्यता के कारण से, पैसे की कमी कारण से, रिसोर्सेज की कमी के कारण से वो नहीं आ पाता। तो ऐसे टाइम में अगर कोई भी आदमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट मानता है कि वाकई में ही इसमें सच्चाई है, तो मेरे को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छा एक वे है जिससे कि मासिस को एक ऑर्डर से सारे मासिस को इससे न्याय मिलता है और एक उनकी जिंदगी में मैं तो ये कहूंगा बहुत बड़ा सुधार हो सकता है जी। तो हमें एनकरेज करना चाहिए। आजकल पेटिशन में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती हैं उसमें एक स्पेशल पैराग्राफ भी कोर्ट ने मांगना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो हाई कोर्ट में मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मांगते हैं, उसमें लिखवाते हैं कि आप इसमें आपका कोई पर्सनल लिटिगेशन आपका किसी परिवारजन का, किसी जानने वाले का इस तरह से नहीं है और ये जनहित में है। और उसपे ये भी लिखवाते हैं कि अगर आपका कोर्ट को ये मिला कि इसमें इंटरेस्ट है तो आप उस जो कॉस्ट है, हैवी कॉस्ट के लिए भी बाध्य होंगे। कोर्ट ऑर्डर करेगा तो वो दे पाएंगे, आप उसमें सक्षम भी होने चाहिए। तो आजकल कोर्ट्स ये लिखवा लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस एक
पैराग्राफ के कारण से काफी जो फ्रिवलस बेकार की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती थी वो अब रुक जाएंगी, और जो वाकई में ही अच्छी वाली, जो वाकई में ही ठीक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं वो ही कोर्ट के सामने आया करेंगी, और इस माध्यम से जनता का भला बहुत अच्छा हो सकेगा। जी, जैसे सतीश चंद्रा जी, अगला सवाल आपसे है। ये कहा गया कि कानून की भाषा सरल हो, क्षेत्रीय भाषा का ज्यादा इस्तेमाल हो, ई कोर्ट मिशन की भी ये कोशिश रही, लेकिन इतना सफल नहीं हो पाई जितना कि सोचा जा रहा था कि ये सफल होगी। क्या बाधाएं हैं कानून भाषा को सरल सुगम बनाने में, और क्या कोर्ट की कार्रवाई को हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में करना संभव हो पाएगा? देखिए, जहां तक लोअर कोर्ट का सवाल है, वहां पर कुछ क्षेत्रीय भाषाएं अभी भी चल रही हैं और उनका प्रयोग हो भी रहा है जी। और जजमेंट भी आप देखेंगे तो उसमें लोकल भाषा में आते हैं। गुजराती का तो आप देखेंगे गुजराती भाषा में है। हाँ, जहां तक सवाल हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का है, वहां पर थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हमारा, और उसके अंदर जो है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने में दिक्कत इसलिए है, मान लिया कोई जज आया है मद्रास से, तो हिंदी में उसको काम करना बड़ा मुश्किल होगा, या जो यहाँ का नॉर्थ इंडिया का है और साउथ इंडिया में जाता है तो उससे काम करना मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है, कम से कम वोकली में तो आप लोकल लैंग्वेज यूज हो ही रही है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, हम जानना चाहेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने तो इसको कहा है कि जो टेक्निकल लैंग्वेज है और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके अंदर जो है क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो, तो वो ला के अंदर भी हो सकता है। अभी हमारे यहाँ जो है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए स्कीम है। आप किताब लिखिए, उस पर आपको पुरस्कार मिलता है। हिंदी सेक्शन अलग है, विधि साहित्य सेक्शन अलग है, तो उस पर हिंदी में किताब लिखते हो तो फर्स्ट प्राइज मिलता है, सेकंड प्राइज मिलता है, इस तरह से प्राइज दिए जाते हैं। तो जो हमारे वर्ड है हिंदी के अंदर वो अब पॉपुलर हो जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकारें हैं, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह के सामंजस्य की वर्तमान समय में जरूरत है जिससे कि न्याय की पहुंच लोगों के लिए सुलभ हो सके? रविंद्र जी, एफर्ट्स तो हर जगह से चाहिए जी। जैसा कि जैसे चंद्रा ने अभी बताया कि हमारे 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है, जुडिशरी है जी। एक दूसरे को हमें साथ मिलके चलना है, एक दूसरे से कन्फ्रंट नहीं करना है। गवर्नमेंट के प्रयास नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना और सुविधाएं देकर, और न्यायपालिका ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। अदरवाइज शायद कोविड के टाइम में केओस और बढ़ जाता। तो दोनों ने ही अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया है। लेकिन आप मानेंगे एक बात को कि कोई भी काम करने से उसको कंप्लीट करने तक बहुत सी बाधाएं होती हैं, थोड़ी बहुत चीजों को, और हर घर में जहां बर्तन होंगे बचेगा ही बचेगा। दोनों साइड में कुछ कमियां होंगी, दोनों साइड में कुछ अच्छाइयां हैं। चलिए, बहुत सारे अभी ऐसे काम होने हैं जिस पर वाकई आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर चर्चा करने के लिए। तो मुद्दा में हम तमाम बड़े ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जो देश में, देश के लिए हितकर हैं, जनता के लिए हितकर हैं, और अगली बार फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।